चलिए और कुछ पॉइंट्स वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में ये वाटर के बारे में डिस्कस करूंगा कि मोर देन 70%, ठीक है, मोर देन 70% अर्थ एरिया is occupied by वाटर। ठीक है, वाटर ने अर्थ का मोर देन 70% एरिया ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात, यानी कि मोर नंबर ऑफ वाटर्स, ठीक है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है हमारे अर्थ पर, ऐसा हम कह सकते हैं। सोचिए, और लगभग सिर्फ 30% एरिया में ही क्या करते हैं, लैंड है जहां पर हम रहते हैं, पूरे के पूरे कंट्रीज है, ठीक है ना, बड़े बड़े हिमालय, एवरेस्ट जैसे पर्वत है, तो ये पूरा का पूरा सिर्फ 30% लैंड पर ही आता है। ठीक है, उसके बाद मैं ये कहूंगा कि हार्डली 2.5% water is fresh water, और 70% में लगभग सिर्फ 2.5% वाटर ही जो है वो फ्रेश वाटर है, यानी कि जिसे हम पी सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर है जो हमें नदियों में मिलता है, तालाबों में मिलता है। ठीक है, वो सिर्फ कितना है, 2.5% वाटर ही है। ओके, तो रेस्ट ऑफ द वाटर जो है वो पूरा का पूरा क्या है, वो पूरा का पूरा सलाइन वाटर है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट में वाटर के बारे में ये कहूंगा कि वाटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। कितने? 3 फिजिकल स्टेट। सो वाटर जो है वो तीनों भी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट है। ठीक है, जैसे कौन कौन से फिजिकल स्टेट है, जैसे कि मैंने कहा सॉलिड। अब सॉलिड स्टेट से हमारा मतलब है कि वाटर जो है इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आइस। ओके, दूसरा है लिक्विड। ठीक है ना, लिक्विड से हमारा मतलब है हम जो अभी ड्रिंकिंग वाटर करते हैं, ये वाटर, ठीक है, पीने का पानी जो है हमारा, या फिर वाटर जो हम यूज करते हैं लिक्विड स्टेट में होता है। और थर्ड स्टेट जो है वो है गैसियस स्टेट। ठीक है, सो वाटर इज अवेलेबल इन द गैसियस स्टेट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में ये अवेलेबल है। ठीक है, समझ में आई बात। सो वाटर जो है वो तीनों भी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट है, वो सॉलिड स्टेट में भी है, लिक्विड स्टेट में भी है और गैसियस स्टेट में भी है। सॉलिड स्टेट में मैं कहूंगा इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड स्टेट में इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड गैसियस स्टेट में इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। सो नेक्स्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि इट इज यानी कि वाटर इट इज इम्पोर्टेंट constituent of living things, देखिए लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स से मेरा मतलब है जो भी प्लांट्स है, ठीक है, एनिमल्स है, प्लांट्स, एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इन तो प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए या फिर ह्यूमन बीइंग्स के लिए सब में वाटर जो है एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है ना, देखो बच्चों, हमारा जो बॉडी है इसमें मोर देन 70% वाटर है। ठीक है ना, नियर अबाउट 70% इसमें वाटर ही है। आपने वो एड देखा होगा माधुरी दीक्षित का, वो कुछ प्योरेट का मतलब वाटर का एड है, उसमें उन्होंने दिखाया है कि हमारा जो बॉडी है उसमें ज्यादातर यानी कि लगभग नियर अबाउट 70% सिर्फ वाटर ही है। समझ में आई बात। सो ऑल लिविंग थिंग्स में हम ऐसा कह सकते हैं कि वाटर इट इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ओके, समझ में आया इतना। ओके, हो गया। सो नेक्स्ट पॉइंट में ये कहूंगा कि वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि water is also called
also called universal solvent. यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब देखो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहते हैं? और यूनिवर्सल सॉल्वेंट से मेरा मतलब ये है कि इन दैट मोर नंबर ऑफ, ठीक है, या फिर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, ऐसा हम कहेंगे, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर dissolved, most of the substance are dissolved in water। ठीक है, समझ में आई बात? क्या कहा हमने? वाटर को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऐसा कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो है वो वाटर में इजीली डिसॉल्व होते हैं। बहुत सारे सब्सटेंस है ऐसे कि जो क्या करते हैं, वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो सकते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। समझ में आई बात? अब देखो बच्चों, यही रीजन है कि वाटर जो है उसका पोल्यूशन भी होता है। क्या रीजन है वाटर पोल्यूशन का? यही रीजन है कि वाटर में मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, और इसी कारण वाटर जो है उसका पोल्यूशन हो सकता है। समझ में आई बात? अब वाटर का पोल्यूशन हो सकता है, और हमने अभी अभी कहा है कि हमारी जो बॉडी है वो नियर अबाउट 70% जो है वो वाटर से बनी हुई है, इसलिए प्योर वाटर, ठीक है, पीने के लिए चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हमें प्योर वाटर मिले पीने के लिए, ठीक है। अब ये जो इम्प्योरिटीज है, अलग अलग तरह की इम्प्योरिटीज होती है वाटर के अंदर, उन्हें फिर हम रिमूव करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। अलग अलग इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं। अब इम्प्योरिटीज भी अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वाटर में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हो, अगर वाटर में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हो, ठीक है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर हम मेथड यूज करते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। वहां पर मेथड क्या यूज किया जाता है? फिल्ट्रेशन। वाटर को फिल्टर किया जाता है और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं? फिर हम फिल्ट्रेशन से रिमूव करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इम्प्योरिटी होगी, वो होगी डिसॉल्व इम्प्योरिटीज। डिसॉल्व इम्प्योरिटीज, अब डिसॉल्व इम्प्योरिटीज अगर हो वाटर में, तो उसे रिमूव करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिल वाटर आपने सुना होगा, डिस्टिलेशन कैसे किया जाता है पता है आपको? डिस्टिलेशन में क्या करते हैं? हम वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसे हीट करना है, गर्म करना है, बॉईल करना है, फिर उसके वेपर्स बनेंगे। फिर उन वेपर्स को क्या करते हैं? हम दूसरे कंटेनर में कंडेंस कर लेते हैं, ठीक है, और फिर से उसे लिक्विड स्टेट में बनाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ प्योर H2O मॉलिक्यूल्स ही क्या होते हैं? इवापोरेट होते हैं, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज होंगी, या तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो पहले जो गैसेस निकलेंगे बिलो द 100 डिग्री सेल्सियस, वो इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है। और जो बाद में निकलेंगे, ठीक है, वो भी इम्प्योरिटीज होगी। जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो भी वेपर्स निकलने वाले हैं, वो क्या होने वाले हैं? हमारे प्योर वाटर के होंगे। उन्हें ही कंडेंस किया जाता है, उसी मेथड को डिस्टिलेशन कहा जाता है, ठीक है। थर्ड इम्प्योरिटीज होती है बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज। बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज, ठीक है। अब बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज अगर हो तो सुटेबल अमाउंट ऑफ क्लोरीन ऐड किया जाता है, ठीक है। सुटेबल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज एडेड, ठीक है। तो क्लोरीन ऐड किया जाता है, सुटेबल अमाउंट ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन का काम क्या है? क्लोरीन क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। जो भी वहां पर बैक्टीरिया वाटर में उसे मिलेंगे, उसे ऑक्सीडाइज करता है, और उस वजह से जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं। और इस तरह से हम बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज को भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हमें दी गई है, हमें बताई गई है, जो हम जिससे हम वाटर को प्योर बना सकते हैं।